नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। बड़ी तमन्ना थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा राजधर्म की उम्मीद किए जाने के तकरीबन 23 साल बाद भी आज राजधर्म को निभा देंगे। लेकिन आज भी वो राजधर्म को निभाते हुए नहीं दिखे। संसद के अंदर प्रधानमंत्री का भाषण संविधान को याद करते हुए, संविधान निर्माताओं को याद करते हुए इस कदर फैला हुआ लगा, जिसमें आधी हकीकत आधा फसाना वाला जो फिल्मी गाना है वो भी कहीं ना कहीं पीछे छूटता दिखा। पीछे इसलिए छूटता दिखा क्योंकि फसानों की चर्चा के बीच हकीकत यदि इमरजेंसी के कुछ प्रावधान के अपवादों को छोड़ दे तो नरेंद्र मोदी की भाषा में और कहीं भाषण शैली में दिखा नहीं। आखिर अपनी सरकार की करतूतों पर चर्चा के बजाय पूर्व की सरकारों ने जो किया उस पर ही प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे थे, तो क्या यह उनके इतिहास ज्ञान की तरह है जिसका अक्सर मखौल उड़ा दिया जाता है? कितने सारे मिथ्या प्रचार सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग करेंगे? यह सवाल आज सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि संसद के अंदर जो भाषण दिया जाता है, जो रिकॉर्ड में नहीं डाला जाता है, जो रिकॉर्ड में डाला जाता है वो अमिट छाप की तरह होता है। तो क्या अमिट छाप की तरह भी सदन में झूठ बोला जाएगा? कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? प्रधानमंत्री के भाषण का पोस्टमार्टम यदि आप करने चले तो आपको सबसे पहले दिक्कत यही होगी कि किस मिथ्या प्रचार से सबसे पहले शुरू किया जाए। आमतौर पर हम यही मानते थे कि इस देश में कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलने वाले लोगों के बीच यदि कोई गोल्ड मेडल दिया जाए तो शायद सुधांशु त्रिवेदी नंबर 1 पर आएंगे। लेकिन अब वो रैंकिंग कहीं बदलनी ना पड़ जाए। सुधांशु त्रिवेदी में फर्क यही है कि वो टीवी पर सामने प्रवक्ताओं के टैलेंट को देखे बिना झूठ बोल देते हैं, लेकिन सदन में जहां कोई बोलने वाला नहीं है, अध्यक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा हो कि नेता सदन बोल रहे हैं, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, दूसरा कुछ, तो नेता सदन जो बोल रहे थे, चलिए शुरू करते हैं एक एक करके वो क्या बोल रहे थे। जिक्र किया 1947 से 1952 की सरकार का, और क्या कहा? इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, क्योंकि पहला चुनाव आजाद भारत में 1952 में हुआ। सवाल यह है कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट क्या उस सरकार को कहना इतिहास में के बारे में अज्ञानता को प्रदर्शित करना है? ठीक है, गड़बड़ियां हो जाती होंगी गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ के, कबीर के जमाने के इतिहास में 3 शताब्दी के संतों को मोदी जी इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन जो 70-75 साल पुराना इतिहास है उसके बारे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को अपने ही देश के संविधान निर्माताओं के बारे में अज्ञानता का प्रदर्शन तो नहीं करना चाहिए। 1947 से 52 के बीच जो सरकार थी, जिसमें जनसंघ के संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उद्योग मंत्री थे, वो सिलेक्टेड नहीं बल्कि इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। जो लोग इस बात को बोलते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो निहायत ही गलत है, निहायत ही झूठ का पुलिंदा है कि वो सिलेक्टेड नहीं थी, वो इलेक्टेड नहीं थी। दरअसल 1946 में इस देश में चुनाव हुए थे, अविभाजित ब्रिटिश इंडिया में चुनाव हुए थे, और उस चुनाव के तहत जो लोग चुने गए उनसे ही संविधान सभा का गठन हुआ। ज्यादातर वही लोग, वो सारे लोग लगभग संविधान सभा में थे, और उन्हीं लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को जो बचा खुचा ब्रिटिश इंडिया से टूटकर जो भारत मिला 15 अगस्त 47 को, तो उन्हीं के बहुमत ने जवाहरलाल नेहरू को इस देश का प्रधानमंत्री चुना था। तो क्या 1946 में जो चुनाव हुए उस चुनाव को हम नकार देंगे? 46 तो छोड़िए, 1937 के चुनाव में भी जनसंघ के जो पूर्ववर्ती अवतार थे, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग थे, हिंदू महासभा के लोग, वो सब लोग चुनाव लड़े थे। तो क्या 1946 में जो चुनाव कराए गए उस चुनाव को हम नकार देंगे? वो लिमिटेड फ्रेंचाइज जरूर थी, सबको वोटिंग राइट नहीं थी, लेकिन 15 अगस्त 47 को जो आजादी मिली वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बल्कि इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जनता के एक हिस्से के द्वारा चुनी गई सरकार थी। इस तथ्य को कोई बदल नहीं सकता। दूसरा जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि 1951 में संशोधन कर दिया, बिना संसद के चुने गए कैसे कर दिया। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि जब इलेक्टेड लोग नहीं थे तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान किसने स्वीकार किया?
किसने स्वीकार किया 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान? जो प्रस्तावना आप देखते हैं कि हम भारत के लोग, वो पूरी प्रस्तावना और पूरे संविधान को किसने स्वीकार किया? 1946 वाली जो संविधान सभा थी वही प्रोविजनल पार्लियामेंट थी, क्योंकि उसे जनता के द्वारा चुना गया था और उसी ने स्वीकार किया था। तो फिर कैसे कह दिया प्रधानमंत्री ने कि 1946 में जो ऑर्डिनेंस आया या जमींदारी उन्मूलन के लिए जो पहला संविधान संशोधन हुआ वो इलेक्टेड लोगों ने नहीं किया? अब उसके बाद की परिस्थितियों का जब वो जिक्र कर रहे थे तो उसके बाद की परिस्थितियों को भी जरा देख लेते हैं कि क्या 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 नरेंद्र मोदी ने कहा। इमरजेंसी के प्रावधानों का जिक्र किया। इमरजेंसी के प्रावधानों के दरमियान बहुत सारी चीजें हुई जिसे कोई स्वीकार नहीं करता और बार बार एक ही टेप रिकॉर्डर इमरजेंसी का मोदी जी बजाते हैं। अब उसके आगे देखें, 1985 पर साहबानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 11 सदस्यों की संविधान पीठ के फैसले का जिक्र करते हुए कट्टरपंथियों के हाथ में खेलने की बात कही कांग्रेस पार्टी के। मोदी जी जरा ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिसे साहबानो मामला कहा जाता है, विरोध करने में जो लोग सबसे आगे खड़े थे उनमें से एक को आपने विदेश राज्य मंत्री बनाया था। जी हां, और मीटू मामले में फंसने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। जिन लोगों ने खुलकर साहबानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया उनको आपने मंत्री बनाया था मोदी जी, और ये कह रहे थे कि राजीव गांधी खेल रहे थे। राजीव गांधी ने तो उनकी सरकार के समय ताला खुला। अगर वो ताला अयोध्या का नहीं खुलता तो भारतीय जनता पार्टी की किस्मत का ताला भी नहीं खुलता। कहां राजीव गांधी का एहसानमंद होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, वहां नरेंद्र मोदी राजीव गांधी को साहबानो प्रकरण के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। कम से कम खुद की नहीं तो लाल कृष्ण आडवाणी की जो किताब है माई कंट्री माई लाइफ, वो जरूर एक बार पढ़ लेनी चाहिए थी। कितनी सारी बातें, 55 साल तक कांग्रेस के एक परिवार ने राज किया। जहां तक मेरी जानकारी है वो यही है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद 24 जनवरी 1966 से लेकर 23 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी, और फिर 15 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1980 तक दोबारा इंदिरा गांधी, और फिर 31 अक्टूबर 84 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी। कुल जमा 37.5-38 साल इस देश में कांग्रेस पार्टी के एक परिवार के सदस्यों ने अलग अलग समय पर प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। अब 55 साल एक परिवार के दायरे में कहीं नेहरू जी ने नरसिम्हा राव को भी, कहीं मोदी जी ने नरसिम्हा राव को भी तो नहीं गिन लिया, कहीं लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा को भी उसी परिवार के दायरे में तो नहीं जोड़ दिया, और कहीं उसी दायरे में मोदी जी ने मनमोहन सिंह के 10 साल को भी तो नहीं जोड़ दिया। ये इस तरह की बातें जब वो कर रहे थे तो हंसी ही आ रही थी कि आखिर वो बोल क्या रहे हैं। राहुल गांधी का भाषण ज्यादा संतुलित था संविधान को लेकर। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि जो सदन के अंदर जिसने भी बोला, कांग्रेस पार्टी के अंदर से राहुल गांधी ने सबसे अच्छा बोला जब संविधान पे चर्चा हो रही थी। अब मोदी जी की स्पीच को अगर आप देखें तो सुपर कैबिनेट की बात कर रहे थे, यानी नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो एक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 2004 में बनाई गई थी। क्या मोदी जी इस तथ्य को भुला देंगे कि उसी नैक के एक मेंबर जियाद द्रेज ने इस देश को मनरेगा दिया था? और सवाल यह है कि मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है, मोदी जी जो बता रहे थे पार्टी अध्यक्ष देश की सत्ता का नहीं, पार्टी की सत्ता का केंद्र है। तथ्यों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ कर पेश करना इस देश में लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए खाद पानी मुहैया कराने जैसा है। वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसलिए लोगों को वो बात अजीब लगती है। बात मोदी जी बहुत सारी कर रहे थे। अध्यादेश फाड़ दिया राहुल गांधी ने, जो लालू यादव को सजा से बचाने के लिए जो अध्यादेश आ रहा था उसके बारे में कि अध्यादेश फाड़ दिया। पहली चीज कोई मुझे ये बताए कि कैबिनेट जो अध्यादेश लाती है वो राष्ट्रपति भवन से सीधे जारी होकर निकलता है, वह एक सांसद राहुल गांधी के हाथ में कैसे पहुंचा कि फाड़ दिया? अगर कोई कागज फाड़ दे तो अध्यादेश फाड़ दिया।
और अध्यादेश फाड़ दिया, तो क्या आपके मुख्यमंत्री का जो इस्तीफा जोड़कर दिखाया जा रहा था कि वो इस्तीफा देने जा रहे थे और उनका इस्तीफा मणिपुर के मुख्यमंत्री का फाड़ दिया गया, इस तरह से फाड़ा गया कि जोड़ने के बाद वो साफ दिख रहा था, क्या वो दोबारा इस्तीफा नहीं लिख सकते थे? तो जरा अध्यादेश फाड़ देने की बात जब आप कर रहे हैं तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का वो कथित इस्तीफा भी याद कर लेना चाहिए था कि क्या वाकई वो फाड़ा गया था या पूरा खेल स्क्रिप्टेड था, स्क्रिप्ट की तरह लिखा गया था। तमाम बातें प्रधानमंत्री करते हैं और संविधान के प्रति उनकी कितनी आस्था है। राज्य सरकारों की बर्खास्तगी का जिक्र किया, लेकिन याद रखिए इस देश में न्यायालय ने कभी भी कांग्रेस पार्टी की सरकारों के द्वारा बर्खास्त राज्य सरकारों को बहाल करने का आदेश नहीं दिया। बर्खास्त सरकारों को बहाल करने का आदेश जो 2 बार आया, वो दोनों बार नरेंद्र मोदी सरकार ने जिन सरकारों को बर्खास्त किया उसका आया था। कौन सी सरकारें थी? नाबाम टुकी की अरुणाचल प्रदेश की सरकार, हरीश रावत की उत्तर प्रदेश की सरकार, और इन दोनों सरकारों पे को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने लिया था और उन दोनों सरकारों की बहाली का आदेश स्थानीय हाईकोर्ट ने दिया था। तो कम से कम अपने एक बार गिरेबान में झांक लेनी चाहिए किसी पर उंगली उठाने के पहले। कांग्रेस पार्टी के अपने पाप है। जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो सत्ता के साथ साथ जो उसे यश मिलता है उस यश के साथ साथ अपयश से वो बच नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी सत्ता में लंबे वक्त तक थी तो कांग्रेस पार्टी की गलतियों के लिए कांग्रेस पार्टी को उससे अलग करके माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो हुआ उसे हम माफ कर दें, उसकी चर्चा न करें। संविधान की चर्चा हो रही थी, कांग्रेस पार्टी की चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री तो कांग्रेस पार्टी की चर्चा में लग गए। 35A का जिक्र कर रहे थे कि कैसे लाया गया, बिना संसद में लाए। क्या आपने उसे हटाने के पहले संसद में लाया था? यह सवाल भी मौजूद है। और यह सवाल भी मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के इतिहास में किस संविधान संशोधन को पूरी तरह से रद्द कर दिया था। यह सामान्य ज्ञान का सवाल है, पार्शियली नहीं, टोटली क्वेश्चन कर दिया था, आंशिक रूप से नहीं, पूरी तरह से। वो मोदी जी का किया हुआ संविधान संशोधन यानी NJAC है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 100वां संविधान संशोधन विधेयक, उसे रद्द करने का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने किया था। कोलेजियम सिस्टम की जगह सरकार जजों की नियुक्ति का मामला नए सिरे से हल करना चाहती थी। उसका भी जिक्र कर लेते तो ज्यादा बेहतर था कि आखिर कौन सी नौबत आ गई कि इस देश में संसद के द्वारा किए गए पहला ऐसा संविधान संशोधन जिसे न्यायपालिका ने सिरे से खारिज कर दिया, वो भी मोदी जी के मत्थे है। उसका अपयश भी मोदी जी के मत्थे है कि ऐसा काम ही क्यों किया जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर खारिज हो जाए। ऑर्डिनरी बिल खारिज हो जाता तो एक अलग बात है, संविधान संशोधन बिल का खारिज हो जाना, पूरी तरह से खारिज हो जाना, किसी एक हिस्से का खारिज नहीं होना, पूरी तरह से खारिज हो जाना। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए नरेंद्र मोदी के भाषण को यदि आप देखें तो व्यक्ति केंद्रित, परिवार केंद्रित, पार्टी केंद्रित सब कुछ जब इसी तरह से रहा तो एक बार यह भी बता देते कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे क्यों नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री थे। आज जो सदन में लंबा लंबा भाषण दे रहे थे ठाकुर बाबू के बेटे रविशंकर प्रसाद, ठाकुर बाबू क्या जनसंघ के नेता नहीं थे? बड़े प्रतिष्ठित आदमी थे, बड़े वकील थे, जनसंघ के नेता थे, कर्पूरी ठाकुर सरकार में मंत्री थे, विदेश दौरे पर भी गए थे। तो क्या वो परिवारवाद के दायरे में नहीं है? वसुंधरा राजे, विजय राजे सिंधिया की बेटी और विजय राजे सिंधिया के पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या वो परिवारवाद के दायरे में नहीं है? कितने परिवारों की गिनती की जाए भारतीय जनता पार्टी के अंदर? जिस तरह का भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया, प्रधानमंत्री पद से इस तरह का भाषण संसद के अंदर किसी भी प्रधानमंत्री ने शायद ही दिया हो। इस बात के लिए उनको बधाई दी जानी चाहिए कि अब तक के प्रधानमंत्रियों से बिल्कुल अलहदा भाषण दिया। अन्यथा इस देश के लोगों को आदत थी बेहद साधारण दर्जे के लोगों के भाषण सुनने की। पंडित नेहरू का भाषण सुनना, मोरारजी देसाई को सुनना, राजीव गांधी को सुनना, चंद्रशेखर को सुनना, अटल बिहारी वाजपेयी को सुनना, मनमोहन सिंह को सुनना,
इन्हीं तरह के लोगों के, बेहद साधारण लोगों के भाषण को सुनने की आदत थी इस देश के लोगों को। पहली बार संविधान पर चर्चा के दरमियान विलक्षण प्रतिभा के धनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण लोगों ने सुना, जिसमें संविधान की चर्चा से ज्यादा विपक्षी दलों के शासनकाल में क्या क्या काम हुए उस चर्चा पर जाकर के वो संविधान की चर्चा केंद्रित हो गई। यही शायद राजधर्म कहता होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस राजधर्म की कल्पना गुजरात के बवाल के समय 2002 में की थी, वो राजधर्म इस रूप में फलित होगा, इस रूप में आपके सामने लाया जाएगा, जिसमें संविधान की चर्चा भी अजीब तरीके से आएगी। एक बात और चलते चलते कहना चाहूंगा, मोदी जी ने इलेक्टेड गवर्नमेंट की जगह सेलेक्टेड गवर्नमेंट कहा नेहरू की 47 से 52 की सरकार को। एक फैक्ट आपको मैंने भी बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे जो इलेक्टेड थी, सेलेक्टेड नहीं थी, चुनी हुई थी। सवाल यह उठता है कि जो बच्चे किताबों में पढ़ते हैं कि अंबेडकर चुनाव हार गए थे, संविधान सभा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव जिसको प्रोविजनल पार्लियामेंट कहते हैं, महाराष्ट्र में वो चुनाव हार गए थे तो बंगाल से उन्हें उपचुनाव में जिताकर लाया गया था। तो क्या वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन बने थे वो सिलेक्टेड थे या इलेक्टेड थे? जनता ने उन्हें बंगाल से चुनाव जिताकर भेजा था, कांग्रेस पार्टी के समर्थन से जिताकर भेजा था, तो सीधे भी बनाए जा सकते थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन यदि सिलेक्टेड थे। तो इलेक्शन की नौबत क्यों आई? बाई इलेक्शन का इंतजार क्यों करना पड़ा? यही तथ्यात्मक गलतियां हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री से नहीं होनी चाहिए, वरना इस देश ने इसके पहले लापरवाही तो देखी है, तथ्यात्मक गलतियों का पुलिंदा मोदी जी के कार्यकाल में भी देखा है। लापरवाही तो ऐसी देखी है कि भारत का एक विदेश मंत्री, कांग्रेस की ही सरकार थी, गलती से अपनी लिखी हुई स्पीच की जगह वो पुर्तगाल के विदेश मंत्री का स्पीच उठाकर संयुक्त राष्ट्र में पढ़ने लगे थे। तो वो लापरवाही है। ये लगातार हो रही गलतियां हैं और निश्चित तौर पर इसके लिए प्रधानमंत्री को हम दोष नहीं दे सकते। इसके लिए दोष उन्हें देना होगा जो प्रधानमंत्री की स्पीच कंटेंट को तैयार करते हैं, जो उनकी नोटिंग करके उन्हें देते हैं कि तथ्यात्मक रूप से क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि टीम भी वैसी ही बनी हो, उतने ही विद्वान लोगों की। मैं इतना विद्वान नहीं हूं, हमारी न्यूज लॉन्चर की टीम में एक भी व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जितना विद्वान नहीं है जो उतनी गहरी जानकारी रखता हो कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट कब थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट कब थी। पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों को बनाने की प्रथा को चरम पर पहुंचाने वाली पार्टी के नेता यदि इलेक्टेड और सिलेक्टेड की बात करें तो इस देश में उपहास के विषय के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।